अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन जिंक एंड क्रोमियम ऑन स्टील। यानी स्टील के ऊपर हम क्रोमियम जिंक और टिन की डिपोजिशन जो है वो आज हम देखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है एक डिपोजिशन का प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल जो होता है वो लिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम क्या करते हैं दूसरे मेटल के ऊपर उसकी डिपोजिशन करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड हम डिस्कस करते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। एनोड जो होता है हमने कौन सा वाला लेना है जिसकी हमने डिपोजिशन करनी है, और कैथोड हमने कौन सा लेना है जिसके ऊपर हमने डिपोजिशन करनी है। जिसकी डिपोजिशन करनी है उसको एनोड के तौर पे लेंगे और जिसके ऊपर डिपोजिशन करनी, जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है उसको कैथोड के ऊपर लेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी होगा। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा ये हम कौन सा साल्ट हम यहाँ पे लेंगे, जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जिस मेटल की हम डिपोजिशन कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एनोड ले रहे हैं ना, तो इसी मेटल का हम क्या कर रहे हैं साल्ट भी लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एनोड किस चीज़ का लेंगे, यहाँ पर जिंक का लेंगे, तो साल्ट क्या होगा, साल्ट जो होगा जिंक सल्फेट होगा। ठीक है, तो यानी जिसकी डिपोजिशन करें उसी मेटल का हम साल्ट लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो कुछ एग्जांपल आपको दी हुई हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन की बात करते हैं कि टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। यानी टिन को हमने किसी दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो टारगेट मेटल है यानी वो मेटल के जिसके ऊपर डिपोजिशन कर रहे हैं उसको सबसे पहले कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको वॉश कर दें, फिर उसके बाद किसी एसिड के साथ उसको ट्रीट कर दें ताकि जितनी भी रस्ट्स हैं, ऑयल हैं, जो भी चीज़ें उसके ऊपर लगी हुई हैं, जंग उसको लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें वहाँ से साफ़ हो जाएँ। फिर आपने इसको क्या करना है, वाटर के साथ, पानी के साथ उसको वॉश करना है अच्छे से। अब क्या होगा, कहते जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी ना टिन की, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर परफॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस होता है ना मोस्टली हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। आप जितने भी यहाँ पे सेल्स देखेंगे ना सब में आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो बेसिक प्रोसीजर है वो वही मिलेगा आपको। अब कहते हैं इस प्रोसेस में एक प्योर जो टिन है ना वो लिया जाता है, उसको एज एनोड लिया जाता है, उसको सोडियम स्टेनेट सोल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, डिप किया जाता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होती है। यानी एनोड हम किस चीज़ का ले रहे हैं, टिन का ले रहे हैं, और इसी टिन का हम साल्ट भी ले रहे हैं। अब कहते हैं कि कैथोड जो होगा ये वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हम टिन की कोटिंग कर रहे हैं, टिन की डिपोजिशन इसके ऊपर कर रहे हैं। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो एनोड क्या होगा, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और वो कहाँ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा। देखिए डिज़ोल्व हो जाएगा और इस सोडियम स्टेनम +2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बैटरी की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से कहाँ आ जाते हैं, ये जो कैथोड है यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर स्टेनम +2 मौजूद है ना, तो क्या करेगा ये स्टेनम जो है उस साइड पे जाएगा जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, तो ये स्टेनम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे गेन करेगा तो ये डिपॉजिट हो जाएगा इसी कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ, कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर होती है, एनोड के ऊपर होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन हमेशा कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर होती है। तो स्टेनम जो था सॉलिड स्टेट में था, ये डिज़ोल्व हो गया, पानी के अंदर शामिल हो गया, जितना भी जो सोल्यूशन था ना स्टेनम साल्ट का ये उसके अंदर शामिल हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए एनोड के ऊपर, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन हुए, देखिए जो आइंस से ना जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर मौजूद थे वो कहाँ चले गए हैं, वो इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ चले गए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया और इसी के ऊपर डिपॉजिट हो गया। और जहाँ डिपोजिशन ऑफ मेटल यानी एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो रहे, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखते हैं सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस में आपको कहा हुआ है कि जो प्योर सिल्वर होता है ना, खालिस जो सिल्वर होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसको आमतौर पर फाइन सिल्वर भी कहा जाता है। सॉफ्ट होते बहुत ज़्यादा, ये मेलिएबल होता है। चूँकि जो सिल्वर के एटम्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है बहुत ज़्यादा वीक होता है, और उनके जो एटम होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो सिल्वर वैसे तो बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस रखता है, लेकिन जैसे आप उसको एयर के साथ एक्सपोज करेंगे ना तो उसकी एक तरह से कोरोजन हो जाती है। यानी जितने भी गैसेज होती है, ट्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जैसे H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये उसको ब्लैकिश कर देते हैं, उसकी कोरोजन कर देते हैं, और वो जो सिल्वर है ना वो ब्लैकिश सा हो जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए जो सिल्वर होता है वो डेकोरेटिव पर्पजेज़ के लिए, खूबसूरती के लिए फिर इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता।
क्योंकि जैसे एयर में एक्सपोज होगा तो ये फ़ौरन अपनी जो शाइन है, अपनी जो चमक है वो खो देगा, क्योंकि वो उसने एयर के साथ रिएक्शन कर लिया होगा। अब क्या होगा, कहते हैं इट इज़ ईजिली डैमेज्ड, सो इट इज़ कॉमनली कंबाइंड विद अदर मेटल्स टू प्रोड्यूस मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अब क्या होगा, ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, तो इससे बचाने के लिए इसको दूसरे मेटल के साथ मिलाया जाता है ताकि ज़्यादा देर तक रहने वाले प्रोडक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट किया जा सके। तो जो मोस्ट पॉपुलर एलॉय है उसको वो क्या है, वो स्टर्लिंग सिल्वर है, जिसमें 92% सिल्वर मौजूद होता है और 7.5% इसमें कॉपर मौजूद होता है। एलॉय क्या होता है? एलॉय एक सॉलिड होता है, सॉलिड सोल्यूशन होता है कि जिसके अंदर दो सब्सटेंसेज मौजूद होते हैं। एक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, दूसरे को हम सल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में होता है और सल्यूट कम मिकदार में होता है। इसमें आप देखेंगे जो सिल्वर है वो ज़्यादा मिकदार में तो वो एज ए सॉल्वेंट काम करेगा, और कॉपर कम मिकदार में तो वो एज ए सल्यूट काम करेगा। तो ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, एक सॉलिड सोल्यूशन जो है वो बना लेंगे, जिसको हम एलॉय कहते हैं। तो यानी यहाँ पे प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए ज़्यादा देर तक, यानी किसी भी सब्सटेंस को ड्यूरेबल बनाने के लिए, ज़्यादा देर तक बरकरार रहने के लिए इसकी एलॉय की फॉर्मेशन की जाती है। अब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक की, यानी जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, यानी जिंक को हम किसी दूसरे मेटल के ऊपर कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो मेटल के जिसको हम ले रहे हैं, जिसके ऊपर हम डिपोजिशन कर रहे हैं, सबसे पहले उसको क्लीन करना है, वाटर के साथ उसको अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद क्या होगा, उस इलेक्ट्रोड को हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप करना है, और इसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी उसके अंदर मौजूद होगा, जो कि एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। अब वो सब्सटेंस जिसकी हम डिपोजिशन कर रहे हैं एक एथोड के ऊपर, उसको हम एनोड के तौर पे लेंगे। एनोड जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, जिंक प्लेट भी हो सकता है, जिंक रॉड भी हो सकता है। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जिंक एनोड क्या होगा, वो आराम से डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, हल जो एक्वस सोल्यूशन है उसके अंदर हल होना शुरू हो जाएगा, और जिंक +2 आयन की सूरत में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपके पास ये क्या एक इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर ये क्या है, ये एनोड है, ठीक है। ये क्या है, ये कैथोड है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से ये जो जिंक, ये किस चीज़ का बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रह जाएंगे, और ये किस सूरत में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पे इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेगा कैथोड से, और ये देखें जिंक जो है ये डिस्चार्ज होगा, डिपॉजिट हो जाएगा जिंक के ऊपर। देखिए यहाँ जिंक +2 जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इसके ऊपर यहाँ पर देखें डिपॉजिट हो जाएगा, और इसी डिपोजिशन को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये जिंक भी एक मेटल है, और यहाँ पे जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं ये भी मेटल है। तो एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर डिपोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनोड के ऊपर जिंक जो है वो, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगी, एनोड के ऊपर होगी। इसी तरह कैथोड के ऊपर देखेंगे ना, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड के ऊपर होती है। यहाँ पे देखिए जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक की बात हो गई। अब बात होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम की, यानी क्रोमियम भी एक मेटल होता है, उसको भी हम डिपॉजिट करते हैं किसी दूसरे मेटल के ऊपर। तो ये यहाँ पे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होगा, कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जितने भी हम देखते हैं ना, सब जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, जो प्योर पीस ऑफ क्रोमियम होता है वो एनोड के तौर पे काम करेगा। इसको आप डिप करेंगे क्रोमिक एसिड सोल्यूशन के अंदर, और स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद होगा, एज यहाँ पे एज इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा, ठीक है। यानी एनोड जिस मटेरियल का हम ले रहे हैं उसी मटेरियल का हम क्या करते हैं, उससे क्या साल्ट भी हम लेते हैं। फिर क्या होगा, जिस मेटल के ऊपर डिपोजिशन कर रहे हैं, जिस मेटल को आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप कोटिंग कर रहे हैं, उसको आप क्या करते हैं, कैथोड के ऊपर लेते, कैथोड के तौर पे लेते हैं। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेस एंड प्रोड्यूसेस क्रोमियम +3 आयन्स। अब देखो जैसे जैसे आपके पास ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, इसको आप लोगों ने क्या लिया है, एनोड लिया है, और इसको आपने क्या लिया है, कैथोड लिया है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, एनोड जो है ये क्रोमियम का बना हुआ है। कैथोड कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, कैथोड कोई भी हो सकता है। तो क्रोमियम जो है ये सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा और +3 स्टेट में चला जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रोड से कैथोड से गेन कर लेंगे, और क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब चूंकि ये क्रोमियम एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं।
यहाँ पर रिएक्शन हम देखते हैं कि एनोड किसके ऊपर हो रहे हैं, एनोड के ऊपर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं और कैथोड के ऊपर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। इसमें देखिए जो क्रोमियम है वो एनोड के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देते हैं, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होती है, एनोड के ऊपर होती है। कैथोड के ऊपर आप देखते हैं तो पॉजिटिव आयन उसके पास आते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, गेन करते हैं, जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम रिडक्शन कहते हैं, और रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होती है, कैथोड के ऊपर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हम देखते हैं, कहते हैं टू प्रिजर्व द फूड, टेस्ट ऑफ द फूड प्रिजर्वेटिव्स आर एडिड, यानी फूड को प्रिजर्व रखना है, उसका जो टेस्ट, उसका जो मज़ा है वो अगर वो बरकरार रखना है तो उसके लिए वेरियस तरह के केमिकल डाले जाते हैं जिसको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव्स क्या हो सकते हैं, एसिटिक एसिड हो सकता है जिसको हम सिरका कहते हैं, इसके अलावा यहाँ पे बेंजोइक एसिड हो सकता है या फिर इनके साल्ट्स हो सकते हैं। अब कहते हैं कि अगर इस फूड को ऐसे आयरन के बने डब्बों में अगर इसको बंद करेंगे तो आयरन क्या एक कोरोसिव मेटल है, ये फ़ौरन क्या कर लेगा, उस एसिड के साथ जो कैन के अंदर मौजूद है ये उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और आयरन बहुत जल्दी करोड हो जाएगा, और ये इस जिसकी वजह से फूड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल भी बन जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती है, वो टिन प्लेटेड स्टील कैन का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टील के साथ स्टील जो होता है वो लिया जाता है, उसके ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो टिन है चूँकि वो नॉन पॉइजनस होता है, और तो ये ज़्यादा देर तक जो फूड होता है वो उसके अंदर वैसे का वैसा रहता है और इतना ज़्यादा वो ख़राब नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यानी ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसमें फूड को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए ऐसे डब्बों का इस्तेमाल किया जाता है जो उसके साथ रिएक्शन ना करें, जितने भी फूड उनके अंदर मौजूद उसके साथ रिएक्शन ना करें, ताकि फ़ूड ज़्यादा देर तक महफूज रहे और फिर उसको आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सको। सो ये आपके चैप्टर लास्ट टॉपिक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को देखेंगे।